तो जय हिंद। तो चलिए समझते हैं हम आज का टॉपिक लैंगिक जनन के बारे में। तो पिछली वीडियो में हम समझ चुके थे कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। पहला अलैंगिक जनन और दूसरा लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन इसके पहले वाले वीडियो में हम पूरा समझा चुके हैं और अब इस वीडियो में हम समझेंगे कि लैंगिक जनन क्या होता है और लैंगिक जनन में कौन कौन से प्रमुख अंग आ जाते हैं। तो लैंगिक जनन यानी कि जिसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता हो, जिसके बिना मतलब ये रिप्रोडक्शन मेल या फीमेल की बिना अधूरा हो, तो उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। यानी कि इसमें मेल की आवश्यकता होगी और फीमेल की भी आवश्यकता होगी। अलैंगिक जनन में मेल या फीमेल की आवश्यकता नहीं होती, उसमें जनन ऑटोमेटिक यानी कि खुद ही वो ऑटोमेटिक कर लेता है, यानी कि मेल और फीमेल की आवश्यकता नहीं होती है। तो लैंगिक जनन मानव में भी हो सकता है और पेड़ पौधे में हो सकता है और जानवर में भी हो सकता है लैंगिक जनन, क्योंकि इनमें मेल और फीमेल होते हैं। जानवर में मेल होता है एक, और मानव में मेल और फीमेल होते हैं और पेड़ पौधों में भी मेल और फीमेल होते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि निषेचन क्या होता है। निषेचन नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट और मादा युग्मक यानी कि फीमेल गैमेट जब आपस में मिल जाते हैं तो इसे हम निषेचन की क्रिया कहते हैं। जब आपस में ये मिल जाते हैं तो निषेचन की क्रिया हो जाती है और निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों बना लेते हैं आपस में मिलने के बाद युग्मनज, यानी कि इसे हम जाइगोट कहते हैं। और युग्मनज के बाद भ्रूण बनता है। भ्रूण को इंग्लिश में हम एम्ब्रॉय कहते हैं और भ्रूण के बाद बेबी, यानी कि मानव में होगा तो निषेचन की क्रिया तो युग्मनज और भ्रूण के बाद बेबी बनेगा। और यदि पेड़ पौधों में निषेचन की क्रिया होती है तो उसमें फूल बनेगा, बेबी की जगह फूल। तो उसमें भी सेम नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते हैं और युग्मनज बनाते हैं, यानी कि जाइगोट। और युग्मनज के बाद भ्रूण यानी कि एम्ब्रॉय, और एम्ब्रॉय के बाद पेड़ पौधों में फूल बनते हैं और मानव में बेबी यानी कि छोटा बच्चा बनता है। जनन मेल में यह 14 वर्ष से आजीवन तक चलता है, यानी कि मेल जो होता है वो जनन की क्षमता होती है उनमें 14 वर्ष से स्टार्टिंग हो जाती है और आजीवन तक चलती है जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती। और फीमेल में ऐसा नहीं होता। जब फीमेल में 12 वर्ष से स्टार्टिंग हो जाती है एज, मतलब जब 12 वर्ष की मतलब फीमेल होती है तो उसकी जनन क्षमता स्टार्ट हो जाती है और ये 50 वर्ष तक लगभग चलती है, इसके बाद नहीं चलती, यानी कि वह गर्भपात धारण नहीं कर सकती 50 वर्ष के बाद। लेकिन मेल में आजीवन तक होती है, यानी कि तो मानव जनन तंत्र के अब भाग देते हैं। तो मानव में कितने जनन तंत्र होते हैं? तो मानव में फीमेल में जनन तंत्र होता है जिसे हम मादा जनन कहते हैं, और जो नर में होता है उसे हम नर जनन तंत्र कहते हैं, नर जनन अंग कहते हैं। तो मादा जनन अंग में कुछ प्रमुख भाग होते हैं जिसे हम अंडाशय, जिसे हम इंग्लिश में ओवरी कहते हैं, और दूसरा भाग हो जाता है, प्रमुख भाग हो जाता है अंडवाहिका जिसे हम फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं इंग्लिश में। तीसरा भाग हो जाता है गर्भाशय जिसे हम इंग्लिश में यूट्रस कहते हैं। चौथा हो जाता है योनि, यानी कि इसे इंग्लिश में हम वजाइना कहते हैं। ये मादा जनन के मुख्य भाग होते हैं जो मतलब जनन में अहम भूमिका निभाते हैं। और मेल में जो जनन अंग होते हैं प्रमुख, वो पहला आ जाता है वृषण जिसे हम टेस्टिस कहते हैं। दूसरा होता है शुक्रवाहिनी जिसे हम वैस डिफरेंस कहते हैं। और तीसरा होता है मूत्रभाग यानी कि यूरेथ्रा इसे इंग्लिश में कहते हैं। तो चलिए समझते हैं मानव में जो जनन तंत्र के भाग होते हैं या फीमेल ऑर्गन्स जो होते हैं और मेल ऑर्गन्स, उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं फीमेल ऑर्गन्स यानी कि मादा जनन तंत्र के भाग के बारे में। तो ये फीमेल ऑर्गन्स होता है, यानी कि इसके राइट और लेफ्ट साइड में अंडाशय होता है जिसे हम ओवरी कहते हैं। यह ओवरी ओवम का निर्माण करता है। तो ये अंडाशय ओवम का निर्माण करेगा, यानी कि ओवरी दोनों साइड होती है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। और इसके ऊपर एक ट्यूब की तरह नलिका होती है जिसे हम अंडवाहिका या फिर इंग्लिश में हम फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं। यह अंडवाहिका यानी कि अंड मतलब अंडाणु, यानी कि जो ओवम होता है, वाहिका मतलब वाहन करने, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, इसलिए हम इसे अंडवाहिका या फिर फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं। तो फ्लोपियन ट्यूब के जस्ट नीचे गर्भाशय होता है, यानी कि एक थैलीनुमा संरचना होती है जहां पर
भ्रूण या बेबी का निर्माण होता है। ये पूरा जितने जब तक ये भ्रूण का या फिर बेबी का निर्माण होता है उस पूरे टाइमिंग को हम गर्भकाल कहते हैं, यानी कि जो बेबी का गर्भकाल होता है वो गर्भाशय में होता है, यानी कि यूट्रस में होता है। और यूट्रस के नीचे सर्विक्स, और सर्विक्स के नीचे वजाइना, और सर्विक्स वजाइना, इसी के थ्रू मेल जो गैमेट होता है यानी कि स्पर्म होता है वो इसी के थ्रू यूट्रस से होते हुए अंडवाहिका यानी कि फ्लोपियन ट्यूब में जाता है। और फ्लोपियन ट्यूब में ओवरी से बना हुआ ओवम यही फ्लोपियन ट्यूब में, अब फ्लोपियन ट्यूब पे ही निषेचन की क्रिया होती है, यानी कि ओवम और स्पर्म जब आपस में मिलते हैं तो उसी को हम निषेचन की क्रिया कहते हैं। तो निषेचन की क्रिया अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो निषेचन की क्रिया मानव में अंडवाहिका यानी कि फ्लोपियन ट्यूब में होता है। तो चलिए समझते हैं अब कि जब ओवम और स्पर्म आपस में मिलते हैं यानी कि निषेचन की क्रिया होती है तो फ्लोपियन ट्यूब में होती है। तो जब ओवम यानी कि ओवम से स्पर्म यानी कि निषेचन की क्रिया जब नहीं होती तब ओवम का क्या होता है। तो ओवरी यानी कि जो ओवम का निर्माण करते हैं उसे हम अंडाशय कहते हैं यानी कि ओवरी कहते हैं। तो ओवरी लेफ्ट साइड भी होती है फीमेल ऑर्गन्स में और राइट साइड भी होती है। तो ये दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे, तो यानी कि एक टाइम पे जब ओवरी लेफ्ट साइड वाली या फिर राइट साइड वाली काम करेगी तो लेफ्ट वाली नहीं करेंगे, अगर लेफ्ट वाली ओवरी काम कर रही है तो राइट वाली काम नहीं करेगी। तो इसको हम समझते हैं कि ये कैसे काम करती है। तो जो लेफ्ट साइड की ओवरी होती है तो उसमें जब ओवम का निर्माण होना स्टार्ट होता है तो पूरा ये टोटल टाइम 1 मंथ का लेता है, यानी कि 1 मंथ पूरा इस ओवरी में ओवम का निर्माण होगा। और इसमें जब दूसरा मंथ आएगा तो इस ओवरी में ओवम का निर्माण और या फिर ओवम जो होते हैं डेड होने स्टार्ट हो जाते हैं या फिर निर्माण होता है। 1-1 महीने का यानी कि इनके बीच में टाइमिंग रहती है। तो जब लेफ्ट साइड यदि ओवम बना रहा है ओवरी तो लेफ्ट साइड की पहले वीक में यानी कि पहले सप्ताह में यह ओवरी ओवम का निर्माण करेगी। तो जब पहले सप्ताह में ओवरी यह ओवम का निर्माण करती है तो जो ओवम निर्माण हो रहे होते हैं तो उस टाइम पे यह ओवम परिपक्व यानी कि मेच्योर नहीं होते हैं, जिससे कि स्पर्म यदि आए तो इनमें निषेचन की क्रिया हो सके। तो यानी कि पहले सप्ताह में ओवम का निर्माण तो होता है लेकिन ये परिपक्व यानी कि मेच्योर नहीं होते। तो जब दूसरा सप्ताह यानी कि दूसरा वीक आता है तो ये धीरे धीरे मेच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि इनमें अब निषेचन की क्रिया हो सकती है। दूसरे सप्ताह और तीसरे सप्ताह यानी कि थर्ड वीक में इन दूसरे और तीसरे सप्ताह के वीक इन दिनों में ओवम परिपक्व यानी कि मेच्योर हो जाता है पूरी तरह से, जिस कारण इस सप्ताह में यदि स्पर्म सर्विक्स यानी कि सर्विक्स के थ्रू यदि आया फ्लोपियन ट्यूब में तो इनमें इनके इस टाइम के बीच में ओवम और स्पर्म आपस में मिलकर निषेचन की क्रिया कर लेंगे और उससे भ्रूण यानी कि जाइगोट और एम्ब्रॉय का निर्माण धीरे धीरे होते हुए बेबी का निर्माण हो जाएगा। यानी कि दूसरे यदि तीसरे सप्ताह में स्पर्म आता है सर्विक्स के थ्रू तो यहाँ पर फ्लोपियन ट्यूब पे निषेचन क्रिया हो जाएगी। और दूसरे तीसरे सप्ताह में जो चौथा सप्ताह होगा यदि स्पर्म नहीं आया चौथे सप्ताह में यह ओवम धीरे धीरे डेड होने स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि धीरे धीरे नष्ट होने लगेंगे। तो पहले सप्ताह में ओवम का निर्माण होता है, तो दूसरे तीसरे सप्ताह में ये मेच्योर होके अंडाशय से निकल कर फ्लोपियन ट्यूब पर आ जाते हैं। तो फ्लोपियन ट्यूब में आ जाते हैं और यह स्पर्म का वेट करते हैं, यानी कि कब स्पर्म आए तो इनके बीच में आपस में निषेचन की क्रिया हो यानी कि फर्टिलाइजेशन हो। तो दूसरे तीसरे सप्ताह में ओवम मेच्योर हो जाते हैं और चौथे सप्ताह में धीरे धीरे डेड होने लगते हैं और डेड होके धीरे धीरे यहाँ से यूट्रस से होते हुए सर्विक्स कराते हुए वाजाइना से बाहर निकल जाते हैं। जब ये वाजाइना से बाहर निकलते हैं तो इसी को हम रजोधर्म या फिर मासिक चक्र या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। तो जब ये अंडाशय यानी कि ओवम बाहर निकलते हैं तो ब्लड और साथ में म्यूकस यानी कि म्यूकस उससे कहते हैं जो चिपचिपा पदार्थ होता है, यानी कि म्यूकस और ब्लड के साथ थ्रू में यह ओवम बाहर निकल जाते हैं जिसे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कहते हैं। तो 1 मंथ में लेफ्ट साइड की अगर ओवरी वर्क कर रही है यानी कि पहले सप्ताह में ओवम का निर्माण पूरी तरह से मेच्योर नहीं होंगे, दूसरे तीसरे वीक में ये मेच्योर
हो जाएंगे पूरी तरह से, और चौथे सप्ताह में ये डेड होकर बाहर निकलने लगे। लेकिन चौथे सप्ताह में कुछ ओवम होते हैं जो पूरी तरह से डेड नहीं होते। इस समय अगर चौथे सप्ताह में अगर कोई स्पर्म अगर आता भी है यानी कि मेल गैमेट, तो कुछ संभावना है कि यह निषेचन की क्रिया इनके बीच हो जाती है या फिर हो सकती है। यानी कि चौथे सप्ताह में कुछ संभावना होती है, पूरी तरह से डेड नहीं होते, लेकिन ज्यादातर पूरे जो ओवम होते हैं वो सारे डेड हो जाते हैं, चौथे सप्ताह में बाहर हो जाते हैं। समझते हैं कि जब लेफ्ट साइड की ओवरी का पूरा मंथ हो चुका होता है, तो तब जाके राइट साइड वाली जो ओवरी होती है वो वर्क करना स्टार्ट होती है। यानी कि राइट साइड वाली जब ओवरी स्टार्ट होगी वर्क करना, तो लेफ्ट वाली बंद रहेगी, यानी कि उसमें ओवम का निर्माण नहीं होगा। तो राइट साइड वाली ओवरी पहले मंथ में सेम यही होता है, पहले मंथ में ओवम का निर्माण होता है, यानी कि ये पूरी तरह से मेच्योर नहीं होते हैं, और दूसरे वीक में मेच्योर होने लगते हैं, तीसरे वीक में सबसे ज्यादा मेच्योरिटी रहती है, यानी कि परिपक्व रहते हैं। यानी कि इनमें जब स्पर्म आएगा तो ज्यादा स्पीड से फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की क्रिया हो जाएगी। तो दूसरे और तीसरे सप्ताह वीक में जो ओवम होते हैं वो पूरी तरह से मेच्योर होते हैं, और चौथे सप्ताह में मेच्योर हो चुके होते हैं पूरी तरह से, और इनका डेड होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि चौथे सप्ताह में पूरी तरह से डेड नहीं होते, लेकिन कुछ संभावना होती है कि निषेचन की क्रिया कर सकते हैं, लेकिन चौथे सप्ताह में पूरे डेड होकर यहाँ से ओवम का निर्माण करके ओवरी से होते हुए फ्लोपियन ट्यूब में आ जाते हैं, और चौथे सप्ताह में इनका डेड टाइम चालू हो जाता है, और डेड होते होते खत्म होते होते सर्विक्स के थ्रू वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। इसी को हम मासिक चक्र यानी कि रजोधर्म और या फिर मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। तो ओवम का निषेचन क्रिया यानी कि मेल गैमेट से ओवम और जो फीमेल गैमेट होता है और मेल गैमेट होता है आपस में अगर निषेचन क्रिया नहीं करते हैं, तो पूरा ये प्रोसेस होता है एक एक मंथ का, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन साइकिल भी कहते हैं। यदि फीमेल जो गैमेट होता है यानी कि ओवम और मेल गैमेट यानी कि स्पर्म, यदि इनके बीच में निषेचन की क्रिया हो जाती है, तो यह निषेचन क्रिया होती है अंडवाहिका यानी कि फ्लोपियन ट्यूब में होती है। जब फ्लोपियन ट्यूब में ये निषेचन की क्रिया हो जाती है, तो कुछ दिनों के बाद यानी कि कुछ दिनों के बाद यह निषेचन पूरा बन जाता है युग्मनज। यानी कि जब इनके बीच में निषेचन होता है तो यह बनाता है युग्मनज। निषेचन के बाद युग्मनज कहलाता है। युग्मनज के बाद भ्रूण के बाद बेबी का निर्माण हो जाता है। तो पूरा प्रोसेस जो बेबी का निर्माण होता है वो पूरा यूट्रस में यानी कि गर्भाशय में होता है। तो फ्लोपियन ट्यूब में सिर्फ और सिर्फ निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन क्रिया के बाद वो युग्मनज कहलाता है। युग्मनज आ जाता है पूरा यहाँ पर यूट्रस पे, ये युग्मनज फिर इसके बाद भ्रूण का निर्माण करता है। तो पूरा भ्रूण जितना पूरा टाइमिंग यानी कि गर्भकाल का टाइमिंग होता है, तो भ्रूण से जब तक बेबी बाहर नहीं आ जाता तो पूरा टाइमिंग गर्भकाल कहलाता है। और यह भ्रूण जो पलता है वो गर्भाशय में पलता है फीमेल ऑर्गन के। तो जब भ्रूण गर्भाशय में पल रहा होता है यानी कि यूट्रस में जब भ्रूण धीरे धीरे बेबी की ओर बढ़ता रहता है, तो तब उस भ्रूण को कुछ पोषण की आवश्यकता होती है, यानी कि जो पोषण मिलते रहते उसकी माँ से, और पोषण और ऑक्सीजन सांस लेने की ऑक्सीजन मिलती रहती है तो उसकी माँ से मिलता रहता है। यानी कि वो किसके थ्रू मिलता है, तो उसे हम प्लेसेंटा कहते हैं यानी कि गर्भनाल कहते हैं। यानी कि हम गर्भनाल को इंग्लिश में हम उसको प्लेसेंटा कहते हैं। तो जब भ्रूण गर्भाशय यानी कि यूट्रस में होता है तो उसको ऑक्सीजन और पूरा पोषण उसको प्लेसेंटा के थ्रू ही मिलता है। यानी कि वो प्लेसेंटा उसकी नाभि से होते हुए, वही जो नाभि से होते हुए एक रस्सी नुमा संरचना होती है उसी को हम प्लेसेंटा कहते हैं। तो उसी के थ्रू बेबी को यानी कि जो भ्रूण होता है उसी को ऑक्सीजन और पूरे पोषण तत्व जितने भी सारे मिलते रहते हैं। तो जब भ्रूण यानी कि जब बेबी का निर्माण हो रहा होता है तो माँ में आयरन और कैल्शियम की कमी आ जाती है। तो जिसकी मतलब जब भ्रूण यानी कि बेबी जब बाहर आ जाता है यानी कि दुनिया में, तब उस माँ में बहुत ही सारे मतलब तत्व की कमी हो जाती है, जैसे कि आयरन और कैल्शियम आदि बहुत सारे तत्व की यानी कि पोषण की कमी हो जाती है। तो इस भरपाई के लिए लगभग 3 साल का टाइम या 2.5 या 3 साल का टाइमिंग लगता है। तो इसी तो डॉक्टर ने सलाह मतलब देते हैं कि जब गर्भपात आपका हो गया हो, जब बच्चा यानी कि बच्चा बाहर आ गया हो इस दुनिया में, तो इसके बाद
तो टाइमिंग अगले बच्चे के टाइमिंग के बीच होने चाहिए, लगभग 2.5 या 3 साल लगना चाहिए, ताकि उस माँ को पूरी अच्छे तरह से पोषण मिल सके और उसको जो तत्व की कमी हो गई तो उन तत्वों को भी भरपाई हो सके। तो भ्रूण का निर्माण होता है यूट्रस यानी कि गर्भाशय में, और जो भ्रूण होता है उसकी बाहरी ओर एक पतली झिल्ली और लगी होती है जो भ्रूण की सुरक्षा करता है, जिसे हम इमियोटिक सैक नामक झिल्ली भी कहते हैं। तो सिर्फ भ्रूण की सेफ्टी रखता है और वो भ्रूण होता है यूट्रस में। तो चलिए समझते हैं हम नर जनन तंत्र के भाग बारे में, यानी कि जो मेल ऑर्गन होता है उसके बारे में समझते हैं। तो मेल ऑर्गन में जो मुख्य भाग होते हैं, पहला टेस्टिस होता है और दूसरा होता है वैस डिफरेंस होता है और तीसरा ये यूरेथ्रा होता है। तो मेनली यही इंपॉर्टेंट जो पार्ट होते हैं मेल ऑर्गन्स में। तो वृषण का काम होता है, यानी कि जिसे हम टेस्टिस कहते हैं, तो टेस्टिस का काम होता है स्पर्म और या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, यानी टेस्टिस से याद रखिएगा, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो वृषण यानी कि टेस्टिस स्पर्म का निर्माण करता और ये टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का भी निर्माण करता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये उत्तेजक हार्मोन होता है जो लड़कों में यानी कि मेल में ज्यादा मात्रा में निकलता है। तो ये जो मेल होते हैं ज्यादा उत्तेजक यानी कि उत्तेजकवान होते हैं, तो इसमें ये हार्मोन निकलता है टेस्टोस्टेरोन। जो उत्तेजक हार्मोन होते हैं लड़कों में ज्यादा निकलते हैं और जो फीमेल में होते हैं उनमें कम निकलता है, जिस कारण से उत्तेजना ज्यादा लड़कों में पाई जाती है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब निकल स्टार्ट हो जाता है तो कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनमें हमें मेल में दिखने लगते हैं, जैसे कि दाढ़ी मूंछ का आना और दाढ़ी मूंछ का भारी आवाज का होना, ऐसे कुछ गुण पाए जाते हैं जिसमें मेल में, जिससे पता चल जाता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्टार्ट हो चुका है बनना। तो ये स्पर्म का निर्माण भी करता है टेस्टिस। टेस्टिस के बाहर एक झिल्लीनुमा संरचना होती है जिसे हम एपिडिडमिस कहते हैं। यह जो वृषण यानी कि टेस्टिस होता है उसको सुरक्षित या फिर वातावरण या टेम्परेचर से सुरक्षित बनाए रखता है, या फिर टेस्टिस को तापमान नियंत्रित करके रखता है। तो एपिडिडमिस एक झिल्ली होती है बाहरी टेस्टिस के बाहर। और दूसरा हो गया वैस डिफरेंस, यानी कि जो वैस यानी कि शुक्र वाहिनी, शुक्र मतलब शुक्राणु यानी कि स्पर्म, वाहिनी मतलब वाहन करके ले जाने वाला, यानी कि जो स्पर्म को इस अपने इस वैस के थ्रू जब ले जाता है, यानी कि वैस के थ्रू तो यूरेथ्रा से होते हुए पेनिस से जब बाहर निकल जाता है स्पर्म, तो इसको हम शुक्रवाहिनी कहते हैं, यानी कि यह स्पर्म को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। तो ये हो गया शुक्रवाहिनी। इस और ये हो गया यूरेथ्रा, यानी कि इसके ऊपर यूरेथ्रा के ऊपर यानी पाया जाता है मूत्राशय, यानी कि जिसे हम ब्लैडर कहते हैं। तो ब्लैडर यानी कि यूरिन को एकत्रित करता है। तो जब यूरिन शरीर से बाहर निकालना हो तो ये ब्लैडर से यूरेथ्रा का उपयोग होते हुए पेनिस से बाहर निकाल जाता है। जब स्पर्म बाहर निकलना होता है तो स्पर्म से वैस डिफरेंस से होते हुए, यहाँ से होते हुए पेनिस से बाहर निकल जाता है। तो पेनिस ये बॉडी का आउटर पार्ट होता है, इसका सब मेनली यही काम होता है कि फीमेल ऑर्गन में यानी कि मादा जनन अंग में वहां तक स्पर्म को ले जाना, यानी कि यूट्रस तक ले जाना, जिससे कि निषेचन क्रिया आसानी से हो सके। तो जब ये शुक्रवाहिनी यानी कि वैस डिफरेंस काम करती हैं तो तब यहाँ पर यूरेथ्रा का जो पाथ होता है वो रुक जाता है, यानी कि इसके आगे एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हैं। में और भी कई सारी ग्रंथियां पाई जाती है, जो मेनली काम है वो प्रोस्टेट ग्रंथि ही संभालती है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि का काम होता है कि जब यूरिन जब बाहर निकालना हो तो वैस डिफरेंस का पाथ जो होता है रोक दे, और जब वैस डिफरेंस से स्पर्म बाहर निकले तो यूरेथ्रा का जो पाथ है उसको रोक दे, यानी कि यूरिन न निकल पाए। तो प्रोस्टेट ग्रंथि अहम भूमिका निभाती है मेल ऑर्गन्स में, यहाँ पे यूरेथ्रा के जस्ट नीचे पाई जाती है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि जब स्पर्म को बाहर निकाले तो यूरिन के यानी कि यूरेथ्रा वाला पाथ रोक दे, और जब यूरिन को यूरेथ्रा से होते हुए निकाले तो जब वैस डिफरेंस यानी कि शुक्रवाहिनी का जो स्पर्म निकलते हैं उनको रोक दे, उनका पाथ रोक दे। तो यह मेल ऑर्गन्स में जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है इनमें आज आपके टाइम पे बहुत ही कैंसर का एक बड़ा रूप मतलब धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है, जिससे मेल को एक लंबा मतलब खामियाजा भुगतना पड़ता है
ये प्रोस्टेट ग्रंथि, ये प्रोस्टेट ग्रंथि में यही काम होता है। जब ये प्रोस्टेट ग्रंथि काम करना नहीं छोड़ देती है, यानी कि जब इसका काम करना धीरे धीरे छूटने लगता है, यानी कि इसमें कैंसर होने लगता है, तो शुक्रवाहिनी से टेस्टिस स्पर्म का निर्माण करेगा और यह स्पर्म शुक्रवाहिनी से होते हुए यहाँ जाएगा। तो प्रोस्टेट ग्रंथि यदि काम नहीं करेगी तो वो स्पर्म ऑटोमेटिक ही पेनिस से बाहर निकल जाता है, जिससे कारण मेल्स को काफी मतलब लंबा खामियां भुगतना पड़ता है। तो ये हो गया नर जनन तंत्र। पेनिस हो गया बाहर, आउटर पार्ट होता है, इसका काम सिर्फ होता है कि यूट्रस यानी कि फीमेल ऑर्गन तक स्पर्म को ले जाना। तो चलिए समझते हैं अब जो मेल और फीमेल में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो उनके बारे में समझते हैं। तो पहले समझते हैं मादा जो जनन है उसमें मादा में जो हार्मोन्स निकलते हैं यानी फीमेल में हार्मोन्स, तो उनके बारे में समझते हैं पहले। तो फीमेल हार्मोन्स में पहला एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरॉन और तीसरा होता है रिलैक्सिन हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का जो काम होता है मासिक चर्या यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल को जो कंट्रोल करना, यानी कि जो पहले सप्ताह में जो होती है ओवरी, उसमें अंडाशय यानी कि जो ओवम का निर्माण होता है, तो ओवम का निर्माण जो कराता है वो एस्ट्रोजन हार्मोन कराता है। यानी कि एस्ट्रोजन हार्मोन ओवम का निर्माण कराएगा पहले पर मंथ में लेफ्ट वाली में या फिर लेफ्ट राइट वाली में, यानी कि एक एक मंथ में दोनों साइड के जो हार्मोन्स होंगे एस्ट्रोजन हार्मोन वो कार्य करेंगे, यानी कि ओवम का निर्माण करेंगे। और लास्ट के वीक में यानी कि चौथे सप्ताह में उन सेलों का ओवम का यूट्रस से होते हुए बाहर निकालना, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उसको भी कंट्रोल करता है एस्ट्रोजन। तो मेनली काम होता है एस्ट्रोजन का, जो ओवम होता है उसका निर्माण करना। चलिए समझते हैं अब जो गर्भ निरोधन के प्रकार होते हैं, यानी कि इनमें से दो विधि होती है, एक अस्थायी विधि होती है, एक स्थायी विधि होती है। चलिए इनको हम समझते हैं। तो ये विधि पहली अस्थायी विधि होती है, दूसरी विधि स्थायी होती है। यानी कि स्थायी मतलब परमानेंट है, यानी ये टेम्परेरी होती है। यानी कि पहली अस्थायी विधि में यानी गर्भ निरोधन आ जाता है सुरक्षित काल में संपर्क, यानी सुरक्षित काल यानी कि सेफ टाइम पे। सेफ टाइम पे तभी होगा यानी कि जब ओवरी ओवम का निर्माण करता है फर्स्ट वीक में, और दूसरे तीसरे वीक में जो ओवम होता है वो मेच्योर हो जाता है, और चौथे वीक में डेड होकर बाहर हो जाते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान। यदि इस टाइम पे फर्स्ट वीक पे और जो मेंस्ट्रुएशन के टाइम के उसके ठीक पहले एक सप्ताह जब सेल डेड होने लगते हैं ओवम, अगर इस टाइम पे अगर स्पर्म आए तो इसमें इनमें संभावना है वो बहुत ही कम हो जाती है कि इनके बीच में निषेचन हो पाए। तो पहले वीक में यानी कि और लास्ट के जो चौथा वीक होता है यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसके ठीक एक वीक पहले, और जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म हो जाती है तो फर्स्ट वीक यानी कि फर्स्ट वीक में फिर से स्टार्ट हो जाता है ओवम का निर्माण होना। यानी कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल के ठीक एक पहले और मेंस्ट्रुएशन के ठीक एक सप्ताह पहले और मेंस्ट्रुएशन के ठीक एक वीक बाद में अगर इस बीच में अगर स्पर्म आता है फ्लोपियन ट्यूब में, तो इस दौरान संभावना कम है कि उनके बीच में निषेचन क्रिया ना हो। लेकिन यह विधि सुरक्षित नहीं है, संभावना बहुत इसमें कम होती है कि इनके बीच में निषेचन हो जाए, लेकिन कभी कभार ऐसे निषेचन हो जाता है जिससे भ्रूण का निर्माण हो सकता है और बेबी का निर्माण भी हो सकता है। तो दूसरी विधि लूप है और पहली विधि सुरक्षित काल में संपर्क। तो दूसरी विधि समझते हैं लूप, यानी कि जिसे हम इंग्लिश में कॉपर टी भी कहते हैं। तो कॉपर यानी कि कोई धातु होती है जो कॉपर की होती है और ये टी आकार की होती है। तो ये कॉपर टी आकार की यूट्रस में इस टी आकार की ऐसे कॉपर की धातु लगा देते हैं। तो इस कॉपर का काम होता है कि जब स्पर्म ये आता है तो ये कॉपर स्पर्म को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, जिस कारण यूट्रस में यानी कि फ्लोपियन ट्यूब में निषेचन क्रिया नहीं होती, जिस कारण भ्रूण का निर्माण यानी कि युग्मनज नहीं का निर्माण बनेगा नहीं। तो इस कॉपर टी का भी यूज कर सकते हैं इस अस्थायी विधि में, यानी कि इसमें जब भी स्पर्म आएगा तो इस स्पर्म को नष्ट कर देता। और ये ऑपरेशन के से ये डॉक्टर लोग इस यूट्रस में रख देते हैं, टी के समान आकार होता है इस कॉपर का। और तीसरी विधि है निरोध यानी कॉन्डम। तो एक मेल कॉन्डम भी होता है और दूसरा फीमेल कॉन्डम भी होता है, यानी कि इसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ये विधि जो होती है सबसे सेफ विधि मानी गई है। तो मेल कॉन्डम के तुलना में जो फीमेल कॉन्डम होता है वो थोड़ा बड़ाकार होता है,
लेकिन ज्यादातर यूज मेल कॉन्डम का ही यूज होता है, जिसे हम निरोध कहते हैं। चौथा होता है गर्भ निरोधक गोली, यानी कि कुछ आपके टाइम पे कुछ ऐसी गोली भी आ गई जिससे हम गर्भ निरोधन को हम रोक सकते हैं। ये हो गई अस्थायी विधि, यानी कि इसमें टेम्परेरी टाइम पे होता है। ये होता है स्थायी विधि। स्थायी विधि यानी कि हमेशा के लिए ही गर्भ निरोधन रुक जाए। तो स्थायी विधि में पहला आता है नलबंदी, जिसे हम ट्यूबकटोमी कहते हैं, और दूसरा आता है नसबंदी, जिसे हम वैस्कटोमी कहते हैं। तो नल यानी कि नलिका जो फीमेल ऑर्गन होता है उसमें नस ना होकर एक नली होती है, जिसे हम फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं, यानी इंग्लिश में ट्यूब कहते हैं। तो जब इस नली में नलबंदी कर दें, यानी कि इस नली को बंद कर दें, तो उसे हम नलबंदी कहते हैं। यानी कि ये एक ट्यूब की तरह होती है, यानी कि नली की तरह होती है, जिसे हम ट्यूबकटोमी कहते हैं। यानी कि जब इस नल की अगर नली को बंद कर दें, जब यहाँ ओवरी से ओवम का निर्माण होगा, तो यहाँ से आगे फ्लोपियन ट्यूब के आगे जा नहीं सकेंगे, तो जिसके कारण निषेचन क्रिया नहीं होगी। तो जब ये नली बंदी कर दें, तो ये होती है फीमेल ऑर्गन में, यानी कि नल यानी कि इसमें एक ट्यूब होती है, जिसे हम ट्यूबकोटोमी कहते हैं, हिंदी में कहते हैं नलबंदी। और मेल ऑर्गन में उसमें नली ना होकर एक नस होती है, जिसे हम वैस कहते हैं। और जब ये वैस की यानी कि बंदी करते हैं, यानी तो इंग्लिश में इसे वैस्कटोमी कहते हैं। तो मेल में नली ना होकर नस होती है, जिसे हम वैस्कटोमी या फिर नलबंदी कहते हैं। और फीमेल में नस ना होकर एक ट्यूब यानी कि एक नलिका होती है, जिसे हम नलबंदी या फिर ट्यूबकोटोमी कहते हैं।